So hello students, once again we will just try to learn surface area and volume, right? चैप्टर 13 है, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9th में भी ये चैप्टर रहा है, 8th में भी चैप्टर रहा है, तो चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यूज़ होने ही वाला है, ठीक है। तो 10th में नया क्या मिलने वाला है? नया एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक नया टॉपिक जो 10th में ऐड हो रहा है उसका नाम है फ्रस्टम, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने 9th में पढ़ा था और क्या क्या फॉर्मूलेस थे, वो फॉर्मूलेस का क्या क्या रिलेशंस किस तरह से बना, ठीक है, कैसे वो डिराइव हो सकते हैं फॉर्मूलेस। हम वो पर्टिकुलर अप्रोच को भी समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2D फिगर्स की। अगर मैं नॉर्मली बात समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या 2D फिगर क्या है, 2D फिगर का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर्स, वी नो वेरी वेल, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर्स जिसमें 2 डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल फिगर की जब बात होती है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास, अगर मैं इसको ग्राफिकली सोचने की कोशिश करता हूँ तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो हम बात करते हैं ये हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेन पर ही होते हैं, दोनों एक्सिस। इट मीन्स वो जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं फिगर, वो फिगर हमेशा एक प्लेन पर ही लाई करने वाली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 डायमेंशंस की बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज द पार्ट ऑफ 2D ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ वेरी वेरी क्लियर होती है, इस भी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं प्लेन के ऊपर वो हमारे लिए 2D फिगर होता ही है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये आएगा कि 3D फिगर भी तो हम ड्रॉ कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ 3D, ये लुकिंग लाइक अ 3D, ये ऐसा लुक है कि हमारी आर्ट है कि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये 3D जैसा लुक दे रहा है, बट एक्चुअल में ये 3D नहीं है। ये एक तरह का इल्यूजन बना दिया है क्योंकि हमने एंगल्स इस तरह के रखे हैं लाइंस के जिससे 3D जैसा लुक दे रहा है, बट ये प्लेन पर है। इट लुक्स लाइक 3D बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ 3D, ठीक है। ये एक्चुअली 3D नहीं है। एक्चुअल 3D होता तो हम इसको टच कर पाते, हम इसको फील कर पाते। तो 3D का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ के पार्ट से जुड़ा हुआ है कि जब तक हम किसी चीज़ को टच कर कर फील नहीं कर सकते वो 3D कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब 3D के लिए क्या होता है, जब आप 3D की बात करते हो 3 डायमेंशन, मतलब क्या कि एक्स एक्सिस एक आ जाएगा आपके पास, वाई एक्सिस आएगा, एक तीसरी डायमेंशन और ऐड होती है जिसका नाम है जेड एक्सिस, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आगे की क्लासेस में आपको मिलेगा 11th क्लास में, जहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर आता है। वहाँ पर आपको एक और डायमेंशन मिलेगी, उसका नाम है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या करता है, उस पर्टिकुलर फिगर को प्लेन से बाहर लेकर आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वो एक्स एक्सिस पर ऐसे चला, वाई एक्सिस पर ऐसे चला, और जेड एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर टू प्लेन चलता है। जो ये थर्ड एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब समझिएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन की बात हो रही है, इट मीन्स प्लेन से बाहर आ जाती हैं चीज़ें। प्लेन से बाहर आने का मतलब है कि वो एक 3D फॉर्म बन गया, मीन्स वी कैन टच दोज शेप्स, ठीक है। तो ये 3D का एक पर्टिकुलर पार्ट था जो समझना चाहिए कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द फिगर्स विच आर रिलेटेड टू 3D ओनली, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। एक चीज़ और भी है स्टूडेंट्स जो हमें समझना है कि जो 2D फिगर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं 3D फिगर्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कि जितने भी 2D होंगे उन सबके मिक्स कॉम्बिनेशन से एक 3D फिगर जनरेट होती है। ये बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। और हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि अगर मैं क्यूब को लेता हूँ और क्यूब की शेप को समझने की कोशिश करते हैं तो क्यूब को देखने को मिलता है कि वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, ठीक है। वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, जहाँ पर 6 स्क्वायर्स इस तरह से कंबाइंड हो रखे हैं कि वो एक क्यूब बना रहे हैं। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो क्यूबॉइड कहता है कि 6 रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं उसके अंदर, राइट। मींस ये 6 2D फिगर से मिलकर बना है, ये भी 6 2D फिगर से मिलकर बना है। स्फीयर की बात करें, स्फीयर का थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है, राइट। तो स्फीयर का कहीं ना कहीं ये एक 3D फॉर्म है सर्कल की, 3D ऑफ सर्कल, राइट, 3D फॉर्म ऑफ सर्कल। उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं स्फीयर की बात करता हूँ, स्फीयर क्या कहता है कि स्फीयर में एक सेंटर है,
वो कहता है कि मैं अगर सपोज इस पर्टिकुलर प्लेन में, मतलब ये जो मेरा एयर है, एयर में मैं एक पॉइंट पुट करूं और मैं ये कोशिश करूं कि मुझे इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैं एयर में एक पॉइंट पकड़ के बैठा हुआ हूं, इस पॉइंट से दूसरा जो पॉइंट है मैं मान के चलता हूं कि वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे? तो इसके चारों तरफ मैं अगर फिंगर पर अपना पॉइंट मान लेता हूं, इस फिंगर के चारों तरफ जितने भी पॉइंट जो मेरे साथ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे, आई एम टेकिंग दोज पॉइंट्स ओनली। ठीक है, जैसे मैं वो पॉइंट्स को ले लूंगा, ठीक है, तो वो किस तरह का फिगर जनरेट हो जाएगा? वो एक स्फीयर जनरेट होगा। सर्कल की भी टेंडेंसी यही होती है, बट सर्कल प्लेन में बिहेव करता है। सर्कल में हम बात करते हैं कि प्लेन में सेंटर से एक मूविंग पॉइंट होगा जो उसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है इक्वल डिस्टेंस पर। यहां पर भी वही चीज है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द सिलेंडर। सिलेंडर की अगर मैं फिगर को समझने की कोशिश करें तो सिलेंडर कुछ ऐसा लुक देता है। वैसे मैं इसको ये बोलूं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक 2 सर्कल आपको देखने को मिलेंगे और एक रेक्टेंगल देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो कर्व्ड फॉर्म होती है ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बनाई गई है और फिर दोनों सर्कल्स रख दिए गए हैं, तो इसलिए ये हो गया 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल। करेक्ट। कौन क्या है? कौन को अगर समझने की, कौन के लिए थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती हैं। कौन में एक सर्कल तो क्लियर है ही, ठीक है, सर्कल हमारे पास क्लियर है कि ये सर्कल है, लेकिन ये वाला जो कर्व फॉर्म होती है ये कई तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, तो ये कभी कभी हम सेमी सर्कल से भी बना सकते हैं कि सेमी सर्कल को फोल्ड किया जाए और एक कौन बना लिया जाए। ठीक है, जैसे आपने कभी चने खाए हों तो चने वाले क्या होते हैं, वो कौन बना देते हैं तुरंत पेपर का, तो वहाँ पर भी वो यही काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कौन बनाते हैं। ठीक है, एक 2D फिगर को लेकर। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो समझने वाली थी कि हमें इन सब पर्टिकुलर फिगर्स को ये समझना चाहिए कि ये फिगर्स आई कैसे, इनका 2D फिगर्स के साथ क्या कनेक्शन होने वाला है। तभी हम उस पर्टिकुलर फॉर्मूलेस को, उनके वॉल्यूम्स, उनके सरफेस एरिया, उन चीज़ को समझ पाएंगे। एक चीज़ और भी आएगी कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वो हमेशा 3D फिगर्स का ही फाइंड किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर फिर 2D फिगर्स में क्या किया जा सकता है? 2D फिगर्स में सिर्फ आप एरिया फाइंड कर सकते हो, सरफेस एरिया फाइंड नहीं होता, क्योंकि 2D फिगर में कोई सरफेस होती ही नहीं है। 2D फिगर इज जस्ट अ प्लेन ड्राइंग फिगर ऑन अ प्लेन। वो एक सिंपल ड्राइंग फिगर्स होती हैं जो प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, उनकी सरफेस को भी हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, दे कवर द एरिया ओनली। उनके लिए कोई वॉल्यूम नहीं हो सकता। रीजन, वॉल्यूम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वॉल्यूम उसी चीज का हो सकता है जो टचेबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी एयर में कोई स्पेस कवर नहीं करती। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि एस एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली कवरिंग द स्पेस इन द एयर, जो एयर में कवर करता है स्पेस, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 2D एंड 3D एंड यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो वी विल जस्ट नाउ एंटरिंग इन द फॉर्मुलेज विच आर रिलेटेड टू 3D शेप्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड को सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। देखिए, ये मैं इसलिए रिपीट भी कर रहा हूँ, जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं 9th क्लास को पूरी तरह से इंक्लूड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जिसमें 3D शेप्स पूरी तरह से डिस्कस होंगे, उनके सारे फॉर्मूले डिस्कस होने वाले हैं, राइट। नाउ क्यूब के लिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं क्यूब के, देखिए 3D में एक चीज़ और भी है स्टूडेंट, 3D में पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे हम कभी भी। पेरीमीटर सिर्फ 2D के लिए बात होगा। यहाँ पर अगर आपको बात भी करनी है तो लेंथ ऑफ ऑल एजेस कर सकते हो, सिर्फ यही ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी फॉर पेरीमीटर। नाउ ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया को 2 कैटेगरी दी गई है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। बट इन 2 फिगर्स में कोई कर्व्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही बोलें या इसको सरफेस एरिया बोलें तो भी चल जाएगा। बट यहाँ पर एक सरफेस एरिया हमने ऐड किया है जो वेरी करता है, उसका नाम है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये मैं अभी डिफरेंस बनाते हैं इसका कि क्या है इसका मतलब। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जितनी भी आपकी वॉल्स होंगी इस पर्टिकुलर फिगर में, उन सब का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं उसमें समझने के लिए आप बात करें कि हर एक वॉल एक स्क्वायर है, एवरी वॉल इज लाइक अ स्क्वायर, और स्क्वायर की एक साइड गिवन है, तो आपको एक वॉल का एरिया मिल जाएगा क्या?
ए स्क्वायर, सेकेंड वॉल ए स्क्वायर, तीसरी वॉल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर. तो हाउ मेनी ए स्क्वायर्स वी आर गेटिंग here? Because each wall is containing the area a square. So can we write it 6a square or we can write it 6 into side square. अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे स्टूडेंट्स. किसके लिए? क्यूब के लिए. बट आपको समझना चाहिए कि वो आया कैसे. वो आया 2D से ही है. पहले मैंने 2D हर एक वॉल को 2D समझकर उसका एरिया निकाला और फिर सब एरियाज को ऐड किया तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिला. अब यहां पर आता है, अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, लेटरल का मतलब यहां पर होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. देखिए, जब भी हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करते हैं तो हम टॉप और बॉटम को नहीं लेते. जो टॉप सरफेस है इसको बोला जाता है टॉप, इसको बोला जाता है बॉटम. तो इट मीन्स आपने क्या लेना है, अपने रूम की सिर्फ वॉल्स लेनी है, ना ही आप सीलिंग लेंगे और ना ही आप फ्लोर लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास कितनी साइड ले रहे हैं फिर हम. इट मीन्स आपने 2 सरफेसेस तो रिमूव कर दी, मीन्स 2 स्क्वायर आपने डिलीट कर दिए, तो आपके पास कितने स्क्वायर बचे? आपके पास बच जाते हैं 4a स्क्वायर. तो इट मीन्स इट विल बी 4 इंटू साइड स्क्वायर. अब यहां पर ये फॉर्मूला देखिए क्लियर हो गया. अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, आप कह देंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर. व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 4 इंटू साइड स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम बड़ा सिंपल है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, मतलब कि आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है. सो a इंटू a इट विल बी a क्यूब क्यूबिक यूनिट. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा. दिस विल बी इन क्यूबिक यूनिट. ठीक है, ओके. नाउ क्यूबॉइड पर आते हैं. क्यूबॉइड में अगर मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया की, सो टोटल सरफेस एरिया समझने की कोशिश करेंगे. अगर मैं इस वाली वॉल की बात करता हूँ, देखिएगा जिस पर्टिकुलर पार्ट को मैं सेट कर रहा हूँ, ये वॉल लेंथ और हाइट से मिलकर बनी है. तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर वॉल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट. इसके जो सामने वॉल होगी वो भी लेंथ इंटू हाइट होगी. फिर मैं इस वाली वॉल को ले लूँ तो ये B और H से मिलकर बनी है, तो B इंटू हाइट, तो मैं BH ही लिख देता हूँ. उसके ऑपोजिट में भी जो वॉल होगी वो भी BH होगी. क्या मैं फ्लोर का एरिया निकाल सकता हूँ? फ्लोर का एरिया आप देखेंगे तो ये L और B से मिलकर बना है, क्योंकि फ्लोर हाइट से कोई कनेक्शन नहीं करता है. सो इट विल बी LB एंड सीलिंग भी आपकी क्या हो गई? LB. अब आप ध्यान रखिएगा कि इट मीन्स जो टॉप और बॉटम का एरिया है वो LB एंड LB है. करेक्ट. अब आप देखें हर चीज़ 2 बार रिपीट हुई है. 2 LB हैं आपके पास, 2 BH आ गए हैं, 2 LH हो गया, या HL भी बोल सकते हो अगर ऑर्डर की फॉर्म में रखना है. सो कैन वी राइट इट 2 LB प्लस BH प्लस HL. सो ये आ जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया. करेक्ट. अब आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया. वो कैसे निकालेंगे आप? मैंने अभी आपको बताया था टॉप और बॉटम का एरिया माइनस कर दीजिए, और टॉप और बॉटम का एरिया होता है LB जो आपको हटाना है. तो इट मीन्स क्या रह गया आपके लिए? 2 LH एंड 2 BH. सो इट मीन्स 2H कैन वी टेक कॉमन, सो इट विल बी L प्लस B. इस फॉर्मूले में एक खासियत और भी आती है, वो आती है अगर मैं 2 और L प्लस B को एक साथ लूँ तो आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखने को मिल रहा है, या ये भी बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस. राइट, जो आपका बेस है, बेस ऑफ दिस फिगर का बेस क्योंकि L और B से मिलकर बना है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाइट इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, जहां पर आपको मिलेगा कि पेरीमीटर ऑफ द बेस गिवन है और आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और हाइट भी गिवन है. तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर L और B आपको गिवन नहीं होता है, वहां पर पेरीमीटर की फॉर्म में दिया होता है. तो ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो समझनी है आपको. ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, उसका नाम है डायगोनल. अगर मुझे डायगोनल निकालना हो इस पर्टिकुलर, तो डायगोनल होगा यहाँ से इस कॉर्नर पर, मतलब कॉर्नर हमें यहाँ से लेना है और उसको इधर वाले कॉर्नर पर जब हम अंदर ही अंदर रूम में मिलाएंगे
तो इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट विल बी ए अंडर रूट 3। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो डायगोनल फॉर अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखने। कभी कभी डायगोनल से भी रिलेटेड आपको आता है कि लॉन्गेस्ट रोड, अगर मुझे इस रूम में सबसे लॉन्गेस्ट रोड रखनी है तो वो रोड डायगोनली ही रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रूम में जो लेंथ होगी वो सबसे हाईएस्ट लेंथ होती है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो हमेशा इस लेंथ से छोटा ही आएगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, कीप इट इन योर माइंड कि डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ फॉर अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। फॉर्मूला क्या है? a रूट 3 एंड इट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। Right, now I am coming to the formula. These formulas are very important. Now we will just see the cylinder and cone. Now students, सिलेंडर की जब बात करते हैं तो सिलेंडर अगर मैथमेटिकली मुझे बात करना है तो मैं बात करूंगा राइट सर्कुलर सिलेंडर की, क्योंकि मैं टेढ़ा सिलेंडर नहीं लूंगा, क्योंकि टेढ़े सिलेंडर के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, और दोनों बेस बिल्कुल कॉमन होंगे, बिल्कुल एक जैसे विद सेम रेडियस। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, राइट। एंड अगर मुझे निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले समझिएगा टोटल सरफेस एरिया मैंने ब्रेक लिया है प्लस समथिंग क्या आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। जब आप निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको उस कर्व्ड सरफेस एरिया को भी इंक्लूड करना है और साथ में सर्कुलर सरफेस एरिया को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। रीज़न क्यों है कि जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ, अगर ये मेरे लिए सिलेंडर है, ये बोतल मैंने लिया, तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन की, तो वो कर्व्ड है जो मैंने निकाल दिया। बट अगर मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया तो मुझे उसका बॉटम भी चाहिए और मुझे उसका टॉप भी चाहिए, और टॉप और बॉटम एक सर्कल है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ जब टोटल सरफेस एरिया निकाला तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और सर्कल्स के जो टॉप और बेस का एरिया ऐड किया, तब जाकर मुझे ये फॉर्मूला मिला। और जब मैं इसमें 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मिलता है मुझे h प्लस आर। क्लियर, ये हो जाता है। इसके बाद जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इसका ध्यान रखिएगा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये थे सर्कल की बात हो गई, यहाँ वो सॉरी सिलेंडर की बात हो गई। अब आते हैं कोन। कोन में अगर मुझे टी एस ए निकालना है, पहले मैं सी एस ए निकाल लेता हूँ। कोन में सी एस ए होता है इसका पाई आर एल। अब एल का ध्यान रखिएगा, एल का नाम है स्लैंट हाइट। ठीक है, टेढ़ी वाली हाइट। ठीक है, और ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है, अगर मुझे एल निकालना है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल आपके लिए बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने रिजल्ट निकाला, राइट। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या मैं टॉप ले सकता हूं? क्योंकि टॉप तो मेरा कॉर्नर है, पॉइंट है। यहाँ पर जो था टॉप भी सर्कल था और बेस भी सर्कल था, तो इस केस में क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाता है एल प्लस आर, राइट। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, इस सरफेस एरिया का ये 1/3 हो जाता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो इट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और कॉन के जो फॉर्मूलेज हैं ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए,
क्योंकि अभी जो हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो शेप ऐड हो रही है, जो फ्रस्टम है, वो कहीं ना कहीं कॉन का ही एक पार्ट है जो हम बताएंगे, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल अलग से डिस्कशन किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए, और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं कर्व सरफेस एरिया। अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ पर मैंने टोटल और कर्व दोनों को बोल दिया, या तो ये या ये। मतलब क्या कि एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्फीयर में ये दोनों इक्वल होंगे। रीज़न कि इसका कर्व भी यही है और टोटल भी यही है, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉप और बॉटम का हिसाब किताब ही नहीं है, ठीक है। तो स्फीयर में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब भी आपको दिया हो टोटल सरफेस एरिया, वही कर्व सरफेस एरिया भी है उसका, और कर्व्ड है तो वही उसका टोटल भी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये समझिएगा, यहाँ पर ये 4 पाई आर स्क्वायर आया कैसे है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसको बोला जाता है जब आप 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में इसका सिलेंडर से आप किस तरह से कनेक्शन सेट कर सकते हैं। जब आप सिलेंडर से कनेक्शन सेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर मैं बात स्फीयर की बात करता हूँ, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर आप देखें 2/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एच होगी वो आपको ध्यान रखना है, ये एच मानी जाएगी जो इसका डायमीटर है। और डायमीटर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें स्फीयर के केस में वो मिलता है आपको 2r। सो इट मीन्स 2/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2r। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने कैसे किया, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अगर मुझे किसी सिलेंडर से कंपैरिजन करना है तो आपको ये भी बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा कि जो उसका आर है वो इसके आर के साथ इक्वल होना चाहिए, जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट के साथ इक्वल होनी चाहिए, तभी आप वॉल्यूम का उसके वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने इसकी हाइट को इसकी हाइट के साथ इक्वल किया, और इसका हाइट तो 2r था स्फीयर के केस में, और इसका हाइट h है, तो इट मीन्स h और 2r इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही आप h की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपके सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इस केस में बात करते हैं, किसमें, एरिया में। एरिया की जब बात करते हैं, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच, करेक्ट है, ओके। अगर मैं ये मान के चलूँ, अब देखिएगा यहाँ पर, सो एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, देख लेते हैं। 2 पाई आर एच, करेक्ट, ओके। 2 पाई आर एच को क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स में, 2r, मुझे क्या मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर व्हेन द रेडियस ऑफ बोथ shapes are same and height of both shapes are same, then only we can say that total surface area of sphere is equal to curved surface area of cylinder, right? So this was the connection with the cylinder. In the same way we have done a connection of cone also. cone का भी हमने ऐसा ही connection set किया है जो cylinder के साथ किया। I hope I have cleared this one to you. अब आ जाता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर आपको दिख रहा है कि हाफ ऑफ द स्फीयर कर रहे हैं। जैसे आप हाफ ऑफ द स्फीयर करेंगे तो आपका ये तो क्लियर है कि आपका वॉल्यूम हाफ हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम हाफ होगा ही होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2। सो कैन वी राइट इट 2/3 पाई आर क्यूब, राइट, ये हाफ हो गया। और अगर मैं टोटल अगर मैं देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जब आप कट मार देंगे तो आपके सामने एक सर्कुलर बेस देखने को मिल जाएगा। तो इट मीन्स जब आप इस पर्टिकुलर फिगर में थे तो आपको सर्कुलर कोई बेस या टॉप या बॉटम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर इसीलिए टोटल और कर्व दोनों सेम हो गए थे। बट इस केस में आपके लिए कर्व्ड हो जाएगा सिर्फ ये वाला एरिया, और जब टोटल आपको लेना होगा तो कर्व्ड प्लस
सर्कल बेस, ये दोनों को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम करते हैं यहाँ पर, सो कर्व्ड सरफेस एरिया आई एम टेकिंग, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इस कर्व्ड सरफेस एरिया का हाफ, सो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो मैं 2 पाई आर स्क्वायर के साथ इस पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, सो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम हेमीस्फेयर में, ठीक है, वो आपका अलग अलग होता है। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली 2 पाई आर स्क्वायर आपको लेना है। इज इट क्लियर? तो ये इसका एक पर्टिकुलर पार्ट था जो समझने का था। ये अभी तक मैंने 3D फिगर्स जो हमने 9th क्लास तक पढ़ी हैं उनके बारे में वी हैव थोरोली एक्सप्लेन्ड ऑल द फॉर्मूलेज, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू द वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फ्रस्टम का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है, कुछ नया नहीं है कि हमें बहुत एफर्ट्स लगाने वाला काम करना है, बट आपको फॉर्मूलेज याद करना जरूरी है। देखिए, फ्रस्टम का सबसे पहले बात करते हैं। फ्रस्टम इज ए पार्ट ऑफ कॉन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन। अगर ये कॉन का एक पार्ट है तो किस तरह से वो पार्ट बना, तो देखिए फ्रस्टम, अगर मैं कॉन लेता हूँ यहाँ से, तो फ्रस्टम कहता है कि अगर मैं इस कॉन को ऐसे कट मारूँ, इस तरह से इसकी कटिंग की जाए, तो हमें कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, राइट? तो इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से हटा दूँ तो मुझे ये इस तरह का एक पार्ट मिलेगा, जिसमें अब आपको 2 सर्कुलर बेस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब कोन था तो सिर्फ एक सर्कुलर बेस था, लेकिन जब कोन को कट किया गया तो एक सर्कुलर बेस छोटा मिल गया और एक सर्कुलर बेस बड़ा मिला। तो इसको बोला गया क्या, कि ये एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम को कभी कभी अगर मैं डेली लाइफ से कनेक्ट करता हूँ तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले तो आपकी बकेट, बकेट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि जितनी भी बकेट्स होती हैं जनरली इसी फिगर में बनी होती हैं। जब बकेट्स को आप देखते हैं तो वो कुछ ऐसा टॉप और बॉटम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से वो हैंडल होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 2 रेडियस मिलने वाली हैं आपको, 2 बेस मिलने वाले हैं, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो भी कुछ अलग है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट इज देयर। सिर्फ क्या चेंज आया है कौन से जो ये अलग हो जाता है वो होता है सिर्फ रेडियस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक रेडियस काम कर रही होती है और यहाँ पर 2 रेडियस काम कर रही हैं, राइट? नाउ ये चीज़ हमने समझ लिया स्टूडेंट्स कि फ्रस्टम होता क्या है। अच्छा, ओके, नाउ आई एम सीइंग दैट कि ये हाइट हमारे लिए h है, इसको मान लेते हैं ये R1 है, दिस इज R2, और ये हमारे लिए L है। ठीक है, बिल्कुल हमने कॉन वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो सबसे पहले आपको याद करिए, जब कॉन से अगर आया है तो कॉन का क्या था अपना फॉर्मूला, वो था पाई आर एल। तो लेकिन हम आर तो यूज कर नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि आर तो पूरी तरह से अलग अलग हो गई, 2 आर आ गई। विच आर वी हैव टू टेकन बोथ आर। तो ध्यान रखिएगा, पाई एल अपनी जगह रहने वाला है, सिर्फ आर की जगह पर R1 प्लस R2 करना है। आपको दोनों रेडियस को इंक्लूड करना है यहाँ पर। ठीक है, कौन से या कंपेयर करेंगे तो आपको फॉर्मूले जल्दी लर्न हो जाएंगे ये वाले। इसके बाद करते हैं आपकी टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और प्लस एरिया ऑफ बोथ व्हाट बॉटम एंड टॉप। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मिला पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और अगर मैं बोथ मतलब मुझे इसका एरिया निकालना हो सर्कुलर बेस का, तो वो आएगा पाई R2 स्क्वायर एंड टॉप इज पाई R1 स्क्वायर। सबका एरिया आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, करेक्ट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द वॉल्यूम पार्ट। वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम अगर मैं कंपेयर करता हूँ विद द कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पर भी अगर आप बात करें 1/3 पाई और h तो आपको रखना ही है, क्योंकि h अभी तक चेंज नहीं कर रहे हैं, h को h ही रखा हुआ है, h के कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला। सिर्फ वेरिएशन किसका देखने को मिल रहा है, R1 एंड R2 का। तो R1 के लिए R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा रिलेशन जो कंपोजिशन बनता है R1 और R2 में, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज़ प्रॉब्लम करती है, वो है L। L कैसे निकाला जाए, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं अपने कॉन में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए मैं बार बार वहीं से कंपेयर कर रहा हूँ, h के कोई वेरिएशन नहीं है। R2 को लिख सकते हैं आप R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान रखना, मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर R ने अपनी फॉर्म ली थी R1 प्लस R2, किस फॉर्म में, कर्व सरफेस एरिया में। जब वॉल्यूम का बात आया तो R1 ने अपनी फॉर्म चेंज करी, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म में था, तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 की फॉर्म लेकर आया। जब ये स्लैंट हाइट में आया तो ये R2 माइनस R1 लेकर आया। मीन्स तीनों फॉर्मूलेज में जो R की जो फॉर्म थी वो यहाँ पर चेंज हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूले में पुट करना है, राइट। So thank you so much class for watching this video. I hope the formulas of this particular chapter is clear, and now we will enter into the exercises, and you one by one we will understand, because initial exercises are related to related to cube, cuboid, cone and cylinder, and after last exercise is related to frustum, where we will use these formulas. So definitely please remember these formulas, please note down somewhere and keep practicing, and on daily basis just try to write formulas again and again, then you can remember easily. So thank you so much.